नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। अरहर की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी सलाह। नारियल की बागवानी करके कमाए अच्छा मुनाफा। प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में अरहर की खेती करेंगे, लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अभी से ही अरहर की खेती की बारीकियों को जानना जरूरी है, जिसमें बुआई तकनीक, उन्नत किस्म, खाद की मात्रा, खरपतवार की रोकथाम आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अरहर की बुआई की विधि और फसल प्रबंधन के बारे में जानते हैं। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों बहनों। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग खरीफ मौसम में जो खेती करनी है उसकी तैयारी हम अब शुरू कर दिए हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरहर की अच्छी पैदावार के लिए क्या क्या चीज़ें हमको अभी करनी चाहिए। इसमें हम वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे जो अरहर में अधिक उपज दे सके। तो सबसे पहले अरहर के खेत की तैयारी की बात हम करते हैं। आप अरहर की अगर खेती करें या किसी दलहनी फसल की खेती बरसात में अगर आप करें तो आप ये कोशिश ज़रूर करें कि ऊपरी ज़मीन का चुनाव करें, ताकि अगर पानी किसी भी हालत में हमारे खेत में ज़्यादा हो जाता है, रुकता है बरसात का पानी, तो वो तुरंत निकल जाए और पौधे को नुकसान ना करे। इसके लिए टार में खेती करें। तो टार में अगर आप खेती करते हैं तो जो मिट्टी की जो उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, तो उसके लिए हमें सड़ी गोबर की खाद या रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। और अभी आप खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारी है, वो नष्ट हो जाए। इतनी तेज अभी धूप हो रही है। मिट्टी पलट हल से एक गहरी जुताई के उपरांत 2 से 3 जुताई हल अथवा हैरो से करना उचित रहता है। प्रत्येक जुताई के बाद सिंचाई और जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था के लिए पाटा देना जरूरी है। खास करके जो हम झारखंड प्रदेश में जो हमारे जो मिट्टी में अम्लीयता है, उसके लिए हम चूना का प्रयोग भी करें। 300 से 400 किलो चूना का प्रयोग भी लाभदायक होगा। और सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल तो हम अवश्य ही करें। इसमें नेत्रजन कम देना होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दलहनी फसल में जो वातावरण से जो नेत्रजन होता है वो हम राइजोबियम कल्चर के द्वारा वो पौधे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पौधे की जड़ों में जो गांठें होती है उसके माध्यम से हमारे फसल में नेत्रजन की जो मात्रा है वो हमें मिल जाती है। इसीलिए बहुत कम 20 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर हम इसमें डालते हैं। लेकिन फास्फोरस 40 से 50 किलो चाहिए होता है प्रति हेक्टेयर, और पोटास और सल्फर 20 से 25 किलो हमें चाहिए होता है, क्योंकि सल्फर भी हमारे मिट्टी के लिए बड़ा ही आवश्यक है। जैसे राहर में हम कई तरह की जो किस्में होती हैं, अपने उम्र के हिसाब से देर से तैयार होने वाली किस्में भी हैं, मध्यम अवधि की भी किस्में हैं, जल्दी तैयार होने वाली भी किस्में हैं। तो जो देर से तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें बिरसा अरहर 2 अभी हम लोग पिछले साल 2021 में हम लोगों ने इसको अनुशंसित किया है और ये भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड भी है। इसके अलावे IPA 203, IPA 15-2, ये दोनों जो किस्में हमने आपको बताई, ये IIPR कानपुर से रिलीज है और ये हमारे जोन, हमारे प्रदेश, खास करके बिहार, यूपी और झारखंड वगैरह में बड़े आराम से लगाई जा सकती हैं और बढ़िया उपज मिलता है। अगर हम
मध्यम अवधि की तरफ बढ़ें तो उसमें बिरसा अरहर एक बहुत अच्छी किस्म है जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। जल्दी अगर लगाने वाली किस्म हमारे किसान भाइयों को चाहिए तो उपास 120 है जो 140-45 दिन में हमारे किसान भाई उसको लगाने के बाद काट सकते हैं। बीज की मात्रा और बीज उपचार। जल्दी पकने वाली प्रजातियों का बीज 20 से 25 किलोग्राम और मध्य में तैयार होने वाली प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। चयफली पद्धति से बोने पर 3 से 4 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर लगती है। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थायरम 1 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 20 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर जो हर फसल के लिए अलग अलग कल्चर आता है, इसका पैकेट आता है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। साथ ही साथ पीएसबी कल्चर का इस्तेमाल करना है। इससे करीब 20 से 25% उपज आपकी बढ़ सकती है। जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी है, अगर लंबी अवधि की फसल आप ले रहे हैं तो 75 गुने 20 ले सकते हैं। अगर मध्यम अवधि की फसल ले रहे हैं तो आप उसको भी 60 से 70 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं और कतार से कतार की दूरी वही 20 सेंटीमीटर रहेगी। अगर जल्दी तैयार वाली किस्में आप ले रहे हैं तो वो आप 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। फसल की असिंचित दशा में बुआई करने के कारण लंबे समय तक वर्षा न होने पर पुष्प बनने की अवस्था और दाना बनते समय फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उच्च अरहर उत्पादन के लिए खेत में उचित जल निकास का होना भी जरूरी है। और ये जरूरी है कि आप खरपतवार नाशी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के बाद आप पेंडिमेथिलीन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 से 25 दिन बाद इमाजेथाइपर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो करीब 0.25 लीटर 1 हेक्टेयर में लगेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें और अरहर की बहुत अच्छी शुरुआत आपको मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अब बिहार में सफलता से होगी नारियल की खेती। दरअसल उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र की जलवायु नारियल की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है, जिसके चलते अब बिहार में नारियल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हो या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है और साल भर नारियल के पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में, पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने में उपयोग आते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसे देखते हुए इसकी खेती से यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए नारियल की खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हों या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है। वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे खाने में, तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में और पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के उपयोग में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल की इतनी उपयोगिता है कि यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। नारियल एक ऐसे जगह से आया है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है।
भले ही क्षारीय, एक बहुत बड़ी अवधारणा है, गलत अवधारणा है हमारे किसानों के बीच में, खास करके बिहार के किसान के बीच में। वो मुख्यतः नारियल की खेती किस प्रकार से करते हैं, एक नारियल ला करके लगा देते हैं और नारियल लग गया, और उनको आने वाले दिन में समस्या होने लगती है कि नारियल में फल नहीं आ रहा है, नारियल में फल नहीं आ रहा है या नारियल गिर रहा है। इसका दो ही कारण है, या तो सही से परागण नहीं होता है या फिर उसको सही से पोषक तत्व नहीं है, इसीलिए नारियल गिर जाता है, अबॉर्ट कर जाता है। तो किसान भाइयों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा कभी भी लगाएं वो नारियल तो एक साथ 10-20 नारियल का गाछ लगाएं, और ना 10-20 नारियल लगाते हैं और उसका सही प्रबंधन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी फसल है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र नारियल की खेती के लिए अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि किसानों ने अच्छी उपज ली है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इसके पेड़ लगाना चाहते हैं तो ये सही समय है। किस्मों के आधार पर बौने पेड़ वाले किस्मों के लिए 20 फीट, हाइब्रिड और टॉल किस्मों के लिए 25 फीट कतार से कतार और पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। गड्ढों की खुदाई वैसे तो गर्मी में करना अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं और खुदाई करने के 8 से 10 दिन बाद ही रोपाई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समुद्र के किनारों पर अधिक होते हैं, जहां मिट्टी में रेत और नमक अधिक होता है। इस क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए गड्ढों में नमक और बालू का उपयोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर जरूर करें, और जब रोपाई करें तो एक ही किस्म नहीं लगाएं, कई किस्मों को मिलाकर एक साथ लगाएं, जिससे परागण में कोई समस्या नहीं हो और भरपूर। सबसे बड़ी बात जानने के लिए बात यह है हमारे किसानों के लिए कि नारियल को पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हमारे किसान नारियल को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। किसान नारियल एक पौधे को अगर हम 4-4 दिन पर पानी देते हैं तो एक पौधे को एक साल में 45 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हमेशा इस बात का गौर करें कि अगर हम नारियल को लगा रहे हैं तो नारियल में इंटरक्रॉपिंग के लिए जो अंतर्वर्ती फसल का जो चयन होगा वो किसान उसी तरह का फसल चयनित करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल का पेड़ सीधा लंबाई में होता है और ऊपर फल लगते हैं, और फल आने में किस्मों के अनुसार 3 से 7 साल का समय लगता है। ऐसे में नारियल पेड़ों के बीच की खाली जगह में अन्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नारियल के साथ एक मल्टी स्टोरेड खेती की जा सकती है। मल्टी स्टोरेड कहने का मतलब कि आप नारियल आपने जब अलग अलग तरीकों से लगाया है, आयताकार विधि से लगाया है, हेज मेथड से लगाया है, तो आप उस पर गोल मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जैसे गोल मिर्च का जो लत्तर होता है, वाइन्स होता है, उसको आप नारियल पर ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो एक लेयर हो गया, ये आपका सेकंड स्टोरी हो गया। आप उसके नीचे आप आइए तो अमरूद की सघन बागवानी भी बीच में कर सकते हैं, लेकिन अमरूद से अच्छा है कि हमारे किसान उसके बीच में केला की खेती कर सकते हैं। और अगर किसान केला की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1000 पौधा उन्हें एक नारियल के 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगाया जा सकता है। नारियल के साथ हमारे किसान पपीता नहीं लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि नारियल में पानी ना देंगे तो पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो नारियल और केला का बहुत ही उत्तम व्यवस्था है कि दोनों की खेती साथ में की जा सकती है मल्टी स्टोरेज में। और इसके अलावा जब वो केला से नीचे उतरते हैं तो ज़मीन पर वो अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं। जैसे ज़मीन पर वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, वो लोबिया की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती आराम से किसान हमारे कर सकते हैं। हल्दी की खेती कर सकते हैं जो कि टर्माइट से भी बचाता है। एक बार पुनः किसानों को इसको मुड़ करके देखना चाहिए कि नारियल की खेती करें। खास करके हमारे जो कोरोना काल में हमारे किसानों के लिए एक संदेश है नारियल के लिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग तरह के पेय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, वो नारियल का उपयोग करना चाह रहे हैं। वैसे में हमारे किसान नारियल की अच्छी खेती करके स्वयं के बाजार को पकड़ सकते हैं और नारियल का एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान एक बिहार के लिए नई संयोग संदर्भों की स्थापना कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसके बारे में देखिए ये खास रिपोर्ट। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनेला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर बांधना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें निरमा या इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हैं तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको उस पात्र को आप जो है
इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती है। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती है और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें। और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के जगन लाल ने। आपने हरी खाद लगाने और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हरी खाद उसे कहते हैं जो हमारी भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने में और जैविक पदार्थों को वृद्धि करने में सहायक होती है, उसको हरी खाद कहते हैं। तो हरी खाद मुख्यतः दलहनी फसल ही होती हैं। तो दलहनी फसलों का अगर हम बात करें तो सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, ग्वार, लोबिया, उर्द, ये सब जो फसलें होती हैं वो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और हरी खाद जैसे हमारा मूंग, उर्द या लोबिया जो भी हमारी फसल होती है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको अपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, वो जड़ के द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिलाकर और नाइट्रोजन की मात्रा को हमारी मिट्टी में बढ़ाता है। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2, सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो इसके लगाने की विधि क्या होती है। लगाने की विधि हम छिटकवा विधि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जीरो टिलेज मशीन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे किसान अगर छिटकवा विधि से इसकी बुआई का करना चाहते हैं तो धान गेहूं काटने के बाद आप 2 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करके और उसके बाद 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। छिटकवा विधि से बीज की मात्रा थोड़ा अधिक लगती है और जो जीरो टिलेज विधि होती है इसमें जो समानांतर गहराई होती है, समानांतर इसका पौध विन्यास रहता है, जिसके कारण बीज दर कम लगता है और 100% बीज का जर्मिनेशन होता है, जिससे बीज दर कम लगता है। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है,
जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं, इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग में एक आध तुड़ाई ले लेते हैं, 2 तुड़ाई ले लेते हैं। उसके बाद जब हमारा धान का रोपाई किया जाता है तो धान की रोपाई में जब हम पाटा लगाते हैं या पलेवा करते हैं, पानी के साथ उसको जुताई कर देते हैं, तो उसमें 1 हफ्ता का समय दे देते हैं कि वो उसमें पानी के साथ सड़ जाए, गल जाए। उससे क्या होता है, उससे वो जो सड़ता है, गलता है, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं हमारे, चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो उन पौधों में जो रहता है वो हमारी मिट्टी में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है, वो बल्क डेंसिटी हमारी मिट्टी कम होती है, उसमें जो माइक्रोपोर्स होते हैं या मैक्रोपोर्स होते हैं, उसमें हवा या जो मृदा हवा होती है वो मिल जाती है, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार के लिए बहुत सहायक होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जल धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, तो ये हरी खाद का विशेष योगदान होता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।